नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ आपको रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हुई समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है या फिर हमें कानूनी सहायता के लिए वो संपर्क कर सकते हैं। आप फोन करके ये भी दहेज उत्पीड़न मामलों पर कानूनी जानकारी या सलाह भी ले सकते हैं। दहेज प्रथा से जुड़ा हुआ सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है। दहेज उत्पीड़न के मामलों में दहेज के लालची परिवार या फिर पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित तक किया जाता है। यहाँ कई बार महिला की हत्या तक हो जाती है और कई बार उन्हें प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर तक कर दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मौत होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 30% अपराध पति या ससुरालियों द्वारा महिला प्रताड़ना के मामले हैं। दहेज महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक मुख्य कारण है और दहेज की मांग करना ही नहीं, उस मांग को पूरा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 में बनाए गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने की प्रक्रिया में सम्मिलित अपराधी को कड़ी सजाओं का प्रावधान है और इसके तहत पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकते हैं और जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओ को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वहीं जिला अधिकारी ऐसे मामलों में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं। और ये तो थी बुनियादी जानकारी। दहेज उत्पीड़न जानकारी और साथ ही कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत माझा। अगर आपका दहेज उत्पीड़न से बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस शो के अंदर। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल शुरू करूं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप फोन कर सकते हैं और बाकायदा राय ले सकते हैं। यहाँ पे अधिवक्ता विद्योत्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपको बता दें जो फोन नंबर है जिसके जरिए आप संपर्क कर सकते हैं यह है 7065083837709636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। बाकायदा दहेज उत्पीड़न से संबंधित आपकी जो भी समस्या है, जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी शंका है आपके जहन में, इस कार्यक्रम में कॉल करके आप उस शंका का समाधान कर सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विद्योत्मा जी, दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसका दंश सदियों से महिलाएं झेल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? आज समझना होगा कि ये दहेज क्या है। दहेज एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा होती। पहले ऐसा ही माना जाता था क्योंकि पहले नव दंपति जो अपनी गृहस्थी शुरू करते थे तो उनको उपहार के स्वरूप दिया जाता था। एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जाती थी कि वो उसके साथ अपना नया जीवन शुरू कर सके। लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदल गया और स्वरूप इतना बदल गया कि उसको जरूरी समझा जाने लगा और लोग उसके लिए मांग करने लगे। दहेज उपहार न रहकर मांग बन गया और उसको उस मांग के पूरा न होने पर कई बार उत्पीड़न, प्रताड़ना, क्रूरता की जाने लगी महिलाओं के साथ। बिल्कुल, तो इस परिभाषित अगर किया जाए, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दहेज का जो प्रचलन है वो तो अभी भी देखने को मिलता है और कई ऐसे मामले, कई क्या बल्कि अगर देखा जाए तो हर दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में ये जो सेक्शन है 498
ए और साथ ही इसके तहत जो सजा का प्रावधान है, क्या दहेज उत्पीड़न कानून 498 ए एक समान माना जाए या फिर ये मानकर चला जाए कि इसमें कुछ फर्क भी है? दहेज उत्पीड़न से ये संबंधित है और ये कानून इसीलिए बनाया गया था कि दहेज की जो मांग होती थी वो जो अधूरी रह जाती थी या जो पूरी तरह से नहीं दे पाते थे लड़की के माता पिता, तो लड़की के साथ अगर विवाह हो गया है तो विवाहोपरांत क्रूरता की जाती थी। उसके पति के जितने नातेदार होते थे, कोई भी उनके परिवार से जो उनके रक्त संबंध में आता था, ब्लड रिलेशन में, अगर कोई भी ऐसा कुछ करता था तो इसको हम लॉफुली कैसे कंटेन कर सकें, इसलिए सेक्शन 498 ए लाया गया था आईपीसी में 1983 में सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू। तो उस वक्त ये प्रताड़ना के जितने मामले आने लगे थे, जैसे चोट या कोई छोटी मोटी शिकायतें भी होती थी, बढ़ती जा रही थी, तो ये इसलिए आया था। साथ ही सीआरपीसी में भी सेक्शन 174, एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113 बी, ये सारे प्रावधानों को लाया गया और ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया कि किसी भी महिला की अगर संदिग्ध मृत्यु होती है या 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होती है तो उसको दहेज उत्पीड़न की वजह से हुई मृत्यु माना जाए। बिल्कुल। और क्या ये शादी सेक्शन 498 ए लागू करने की कोई समय सीमा भी होती है? और इसके साथ साथ एक सवाल और भी जोड़ रही हूँ मैं कि 498 ए के तहत बिना नोटिस की गिरफ्तारी हो सकती है क्या? 498 ए की कंप्लेंट यूजुअली 7 साल के अंदर होनी चाहिए विवाह के, और बिना वारंट उसमें अब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं तो उसके वजह से अब कहा जाने लगा है सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई तुच्छ मामले या कोई ऐसे मामले जो सही ना हो वो दर्ज पहले तो हो नहीं, और अगर फिर जब इसके लिए गिरफ्तारी करनी जरूरी हो रही है तो सेक्शन 41 जो सीआरपीसी का है उसमें संतुलन कायम करने के लिए कहती है सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने निर्देश दिया है कि मनमानी गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए साफ साफ प्रावधान है इसमें, तो पर्याप्त कारण बताकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद्योत्मा जी। अशोक जी हैं लखनऊ से हमारे दर्शक। अशोक जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे बेटे का 498 ए का केस चल रहा है और 1 महीने की शादी थी उसमें, जिसमें 8 साल हो गए हैं, और 3 साल पहले बहू ने बयान दे दिए, ना दहेज मांगा ना मारा पीटी की, उसके बाद से कोई भी अन्य व्यक्ति बयान देने नहीं आ रहा है, 3 साल हो गए हैं। तो इसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना है? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि एक्स पार्टी डाइवर्स भी हमारे फेवर में हो चुका है। अगर इनके पास कोई प्रूफ है जिससे प्रूव होता है कि 498 ए जो केस था या तो वो फर्जी था या सुसाइड किसी और वजह से हुआ है, इनके पास कोई ऐसा दस्तावेज हो तो ये कोर्ट में दे सकते हैं, उसके बाद इनका केस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इस बाबत अगर वो चाहें तो केस बयान दे दिए हैं कि ना दहेज मांगा ना मारा पीटी की, बयान दे चुकी है, वो बाद में मुकदमा। जो सुसाइड है उसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप वो प्रूफ कोर्ट को दीजिए। प्रूफ हमने सब दे चुके हैं। वो लड़की महिला जो है, हमारी बहू जो है, वो बयान दे चुकी है कोर्ट में कि ना दहेज मांगा और ना ही मारा पीटी की, वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसके बयान हम तक कॉपी है उसकी। दूसरी बात, हमारे फेवर में एक्स पार्टी फैमिली कोर्ट से डाइवर्स भी हो चुका है, वो वहाँ पर भी नहीं आ रही थी और 3 साल से यहाँ पे कोई आ नहीं रहा बयान देने। तो कोर्ट से एक एप्लीकेशन डाल के रिक्वेस्ट करने पर केस खत्म हो जाए। हाँ, तो मुझे क्या करना है इसमें? डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालनी है? आपके लॉयर के थ्रू, आपके वकील के थ्रू एक एप्लीकेशन डालनी होगी कि ऐसे अब इस दुनिया में भी नहीं है, और उनके जो गवाही है वो एक प्रूफ का काम करेगी, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। नहीं तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालने में कोई धारा लगानी पड़ेगी या सादा एप्लीकेशन डाल दें डिस्चार्ज की? डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डालनी है बस। नहीं, उसमें किसी धारा के अंतर्गत या ऐसी सादा डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र? डिस्चार्ज की प्रार्थना करिए, उसमें डिस्चार्ज का एप्लीकेशन डालिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, बस काफी है। अच्छा। और डाइवर्स का इसमें कोई फायदा मिलेगा हमें? जैसे एक्स पार्टी हमारे फेवर में डाइवर्स हो गया है।
आपके 498 के लिए बताया मैंने। डिवोर्स केस का कोई मतलब नहीं बनता इसके साथ। अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि अशोक जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। विद्योत्मा जी, यहाँ जो दहेज प्रताड़ित जो महिलाएं होती हैं उस बाबत अक्सर ससुराल वालों पर ही, बल्कि ज्यादातर ससुराल वालों पर ही आरोप लगते हैं। तो इस बाबत क्या जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि आपकी सास हो गई, ननद हो गई, क्या इन पर भी केस दर्ज किया जा सकता है? जी, ये 498 के डेफिनेशन में ही आता है कि पति और उनके जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके विरुद्ध वो केस दायर कर सकती हैं। और ये तो प्रताड़ना का मामला है, तो इसमें वो किसी के भी अगेंस्ट जो पति के परिवार से है सबको शामिल कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि हर रिश्तेदार को शामिल किया जा सकता है। और यदि कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो क्या दूसरा इन कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकता है क्या? जी, नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे या परिवार के तौर पे, क्योंकि जो नहीं जा पा रहे हैं वो उनके बिहाफ पे कोई फैमिली का सदस्य कर सकता है। बिल्कुल, तो इस बाबत कोई फैमिली का सदस्य भी कदम उठा सकता है। और दहेज उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को पुलिस सुरक्षा और काउंसलिंग भी मुहैया करवाई जाती है क्या? जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है महिला के लिए, और उसके तहत करवाते हैं। और काउंसलिंग की भी सुविधा दी जाती है, क्योंकि जब एक बार वहाँ पे मजिस्ट्रेट को अपने लेवल पे संतुष्टि हो जाती है कि पीड़िता या पीड़ित व्यक्ति के साथ वाकई हिंसा हो रही है या उनको परेशानी हो रही है, तो उनके कार्य क्षेत्र में जहाँ वो काम करते हैं या जहाँ कहीं भी वो रहते हैं वहाँ पर कोई असुविधा न हो, उसके लिए प्रावधान है। और उसके बाद उनको किसी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है तो उसके लिए भी प्रावधान है इस एक्ट के तहत। तो क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इंडियन पिनल कोड हो या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, हर एक्ट में महिला के और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि महिला के राइट्स को फंडामेंटल राइट मानते हुए सारी सुविधाएं दी जाए। जी, लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप, और साथ ही आज दहेज से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की और साथ ही इस कानून से संबंधित जानकारी आपको मुहैया करवाई जा रही है। अधिवक्ता विद्योत्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। विद्योत्मा जी, कई बार ये देखा जाता है कि दहेज उत्पीड़न के कानूनों का दुरुपयोग भी होता है, और इन हालातों में झूठे दहेज मुकदमे से कैसे बचा जा सकता है? क्या 498A की सुनवाई में सभी तारीखों में आरोपी को पेश होना जरूरी होता है क्या? पुरुषों के पास इतने सबूत नहीं होते हैं, तो कोर्ट तो प्रो वुमेन है हमारे यहाँ पर, इसलिए काफी झूठे मुकदमे भी हो रहे हैं। तो पुरुषों को चाहिए कि अगर वो अपने पास सबूत इकट्ठा करके रख सकते हैं, उनके पास कोई ऐसा जिसमें वो प्रूव कर सके, चाहे चैट्स हो, मैसेजेस हो, रिकॉर्डिंग्स हो, जिससे वो प्रूव कर सके कि उनकी जो बातचीत है उसके पर्याप्त सबूत होने चाहिए, ताकि वो प्रूव कर सके कोर्ट में कि उन्होंने डाउरी या तो मांगा नहीं था या कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या दुर्घटना नहीं हुई थी जिसके वजह से ये मुकदमा दायर किया गया है। और वो ऐसे तो आईपीसी में झूठे मुकदमे के लिए भी प्रोविजन है केस डालने का, बट क्योंकि ये जो इस तरह के केसेस होते हैं इसमें महिलाओं की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, तो अगर सबूत होगा तो ज्यादा अच्छा होगा अपने आप को वहां पर साबित करने के लिए, और झूठे मुकदमों से तभी बचा जा सकता है। इतना आसान तो नहीं होगा बिना प्रूफ के, बिना किसी सबूत के वहां पर उनसे कंटेस्ट करना। और हर डेट पर आरोपी का होना जरूरी होता है, क्योंकि न्यायाधीश से जो जजेस होते हैं खारिज नहीं करते, तो वो सालों तक कार्यवाही चलती रहती है और ऐसे में मामला चलता रहता है, डेट पे डेट लगती रहती है। तो कोई जमानत याचिका हो या कुछ भी हो, किसी को भी कंसिडर नहीं करते हैं, सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सालों लग जाते हैं बाकायदा यहाँ पर मसले का सही समाधान निकलने में। लेकिन क्या ये जो 498A में बेगुनाही की संभावना लागू होती है, और साथ ही अगर ये मानकर चला जाए कि किसी व्यक्ति के किसी दूसरी महिला से संपर्क है या उसके परिवार पर 498 का केस दर्ज अगर हो सकता है कि अगर ये भी एक परिस्थिति रहती है, कोई और महिला जिससे उस व्यक्ति के संबंध रहे हों, तो ये प्रोविजन जिससे विवाह संबंध स्थापित हो चुका है और जहाँ पर दहेज उत्पीड़न है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये वहाँ एक तो परिवार का मुद्दा हो, वह उसके लिए है।
इसके लिए दूसरे प्रोविजन हो सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है महिलाओं के लिए, और वहाँ पर ये 498 जी, यहाँ पर विद्योत्मा जी कर्नाटक से भी हमारी एक दर्शक जुड़ी हुई है, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए अपना। जी, हमारे वो दादाजी की जायदाद में। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूरा कीजिए जल्दी से। वो हमारे अब्बा का डेथ हो गया है, मैं 1 साल की थी जब भी। और हमारी अम्मी लोग विडो थे ना, वो हम हमारे दादाजी के घर में ही थे वो। हाँ। अब वो हमारे दादाजी की डेथ होने के बाद हमारे अम्मी को घर से निकाले। हमारे बड़े अब्बा, चाचा, चाची, उन्होंने सभी मेरी शादी के बाद। तो आप पूछ और धोखे से बुला लेके जाके, हाँ, फंक्शन है करके बोल के रजिस्टर ऑफिस में बुला लेके जाके, वो अम्मी का थंब लेके रजिस्टर ऑफिस में फोटो काट लेके, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है करको बोल के ये कर ली उन्होंने सभी। हमने पता नहीं, वो 16 साल हो गया जब भी। यानी कि धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। हाँ, हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी हो। ठीक है विद्योत्मा जी। एक बार आप प्रश्न को दोहरा दीजिए जी, इनके बकायदा रिलेटिव हैं जिन्होंने धोखे से जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कर ली है। इनके दादाजी की, जो इनके सगे दादाजी हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। और ये भी कह रही हैं कि किसी फंक्शन की बात करके बकायदा अंगूठे का निशान ले लिया है और अब बकायदा जो इनके फैमिली के मेंबर्स हैं उनको बाहर निकाल दिया है और 16 साल लगभग इस मामले को हो चुके हैं। इनके पास अगर इसका कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है कि इनके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, तो ये कोर्ट में उस बात को साबित करें तो ही कुछ हो सकता है। क्योंकि अंगूठा अगर उन्होंने लगा दिया है और ये उनके ही अंगूठे के निशान है तो मुश्किल है। जी, और यहाँ पर दिल्ली से भी हमारी एक दर्शक जुड़ी हुई है, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, पूछिए अपना सवाल। आप अपने घर के टेलीविजन के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खैर, विद्योत्मा जी, क्या स्त्री धन की प्राप्ति के लिए अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है? क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है? भारत के कानून के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका में कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के आवेदन कर सकता है और कोर्ट सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकती है। तो ये जमानत पुलिस की जांच होने तक जारी रहती है। अग्रिम जमानत का ये प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 438 में दिया गया है। तो अग्रिम जमानत का आवेदन करने पर शिकायतकर्ता को भी कोर्ट इस प्रकार की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना देती है ताकि वह चाहे तो न्यायालय में अग्रिम जमानत का विरोध कर सके। तो अग्रिम जमानत को यूजुअली खारिज नहीं किया जाता। अग्रिम जमानत को खारिज नहीं किया जा सकता। और क्या शादी में जो उपहार मिले जाते हैं, बाकायदा जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, मजबूरी में दिए गए दहेज के बीच, क्या कानूनी तौर पर अंतर स्पष्ट करना बहुत आसान होगा या फिर एक तरह के मेहमान का चला जाए कि मुश्किल हो सकता है? पहले उपहार और दहेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है और या फिर कहे बहुत छोटा सा डिफरेंस है। उपहार तो गिफ्ट होते हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से और अपनी क्षमता से दिए जाते हैं, जबकि दहेज एक मांग होती है जो अन्य पक्ष द्वारा विवाह के एवज में की जाती है और किसी भी हद तक की जा सकती है। वहाँ संपत्ति मांगी जा सकती है, कोई मूल्यवान वस्तु मांगी जा सकती है, मजबूर किया जा सकता है लड़की वालों को, लड़की के पिता को दहेज के अमाउंट पूरा करने के लिए मतलब कर्ज भी लेना पड़ सकता है। और शादी के बाद भी, विवाह होने के बाद भी महिला को मांग पूरी या अधूरी रह जाने पर बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जलाना कई बार सुनने में आता है या उनके साथ किसी और तरह का किसी और तरीके से उन्हें प्रताड़ित करना, उनके प्रताड़ित किया जाए या उन्हें कोई भी आत्महत्या आदि दुर्घटनाएं सुनने में आती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ ही जाता है।
चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विद्योत्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही ये ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक मुहैया करवाने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर लीगल हेल्पलाइन में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए के साथ।